चूँकि इनके जब दोनों के बैरियल हुए वहाँ पे, तो अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने उस बैरियल को अटेंड किया। बहुत मज़ीद खौफनाक इंकशाफात हैं जो आपको यकीनन ये बताएँगे कि ये जो गैंग वॉर थी और इसमें जो गैंग्स इन्वॉल्व थे, वो मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगा, तो आप यकीन करें आप इटालियन माफियाज़ को भूल जाएँगे, आप गॉडफादर्स के गैंग्स भूल जाएँगे, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर भूल जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द पब्लिक पल्स। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बिल्ला ट्रकांवाला और टीटी भट्ट, ये जो गैंग्स थे लाहौर के दो, जिन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता था, इनके हवाले से मजीद कुछ इंकशाफात जो है करूँगा। हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो पिछले प्रोग्राम का में जो मैंने कंक्लूड किया था उसमें मैंने बताया था कि किन वजूहात की वजह से हनीफ उर्फ हनीफा ने ये ठान ली कि वो बिल्ला ट्रकांवाला और उसके बेटे टीपू को कत्ल करेगा। और उसमें फिर तीफी भट्ट ने ये क्लियर किया हनीफा पे कि मेरा तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, अलबत्ता तीफी भट्ट ने उसे अकोमोडेट किया और उसको जो कहा जाता है कि हेड मनी भी उसने खुद पे की और बेवा से सुलह भी करवा दी, अमीरुद्दीन की बेवा से। लेकिन तीफी सॉरी हनीफा इस दौरान कुछ देर जेल में रहा। अच्छा, उसी दौरान जब हनीफा जेल में था या वो कुछ अरसे बाद बाहर आया, तो उस वक़्त पंजाब ग्रिप में था गैंग्स की। मसलन एक बब्बू गैंग था सियालकोट में, बहुत ही खतरनाक किस्म का गिरोह, सैकड़ों मर्डर्स क्लेम उसके गैंग के अफराद ने किए हुए थे। उसके साथ-साथ एक नईम खान नौजवान था, उसके हवाले से भी बहुत सारे कत्ल किए। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी नईम खान के हवाले से। हुकूमत पंजाब के उस वक़्त के जो भी मिनिस्टर्स थे, ज़िम्मेदारान थे। और उसके साथ-साथ एक कैसर उर्फ उर्फ कैसरा भी बहुत मशहूर था और उसके बारे में भी ये था कि दर्जनों कत्ल में मतलूब है। उसके साथ-साथ मनाज़र शाह, भोला सुनयारा, मज़हर तिब्बी, ये भी एक्टिव थे और ये सब इंटरकनेक्टेड थे, इंटरलिंक्ड थे। लेकिन जिस वक़्त की मैं ये बात कर रहा हूँ, उस वक़्त तक भी तीफी भट्ट ग्रुप जो है, वो इतना मज़बूत नहीं हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि गुजरांवाला में नईम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में पुलिस अपनी गाड़ी में लेके उसे एक पेशी पे पहुँची जब, तो उस पे अटैक हुआ बड़ा खौफनाक किस्म का, जिसमें पहली दफ़े मशीन गन्स और हैंड ग्रेनेड्स यूज़ हुए और उसके नतीजे में नईम खान मारा गया और उसके साथ-साथ 6 दूसरे अफराद भी मारे गए, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। बहरहाल जब वो नईम खान के भाई फ़हीम खान वग़ैरह और दोस्त जो हैं, उन्होंने जब उसके बारे में जानना शुरू किया कि इस हमले के पीछे कौन है, तो कहा जाता है कि बिल्ला ट्रकांवाला ने कहा कि इस साज़िश में हनीफ उर्फ हनीफा भी शरीक है। नतीजा ये हुआ कि उस वक़्त तक हनीफा जेल से बाहर आ गया था और उसके घर के बाहर कैसरा और फ़हीम खान वग़ैरह उसके घर के बाहर रैकी करना शुरू हो गए, जिसको पंजाबी में या उनकी अपनी ज़ुबान में कहा जाता है कि उन्होंने हनीफे का थड़ा मान लिया। ये एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये गैंग्स आपस में जब किसी को रैकी करते हैं या टारगेट के लिए कहीं पे बिठाते हैं एम्बुश के लिए, तो कहते हैं थड़ा मान लिया। तो वो थड़ा मान लिया। उस पे बड़ी कोशिश की हनीफा ने, चूँकि उसका ताल्लुक किसी ज़माने में नईम खान के साथ भी था कि किसी तरीके से वो उन्हें यकीन दहानी करा सके। लेकिन वो बात जो है वो दरमियान में ही रह गई और उसी दौरान हनीफा ने एक फ़िल्म भी शुरू की थी। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक फ़िल्म भी बना रहा था उस सिलसिले में। शाहनूर स्टूडियो वग़ैरह, एवेन्यू, बारी वग़ैरह में आना-जाना उसका होता था। हनीफा का एक अज़ीज़ दोस्त था पीर चक्री के नाम से मशहूर था। लाहौर होटल चौक में उसका एक होटल था, बड़ा अज़ीज़ दोस्त था। तो वो हनीफा ने एक दिन अपनी शूटिंग पे जाना था, यानी कुछ डिस्कस करने और पीर चक्री ने साथ जाना था। हनीफा उसे देर हो गई किसी ज़रूरी काम से में और पीर चक्री जो है उस तरफ जा रहा था जब कैसरा ने अटैक किया, एम्बुश किया
اور पीस चक्री मौका पर हलाक हो गया। उसका नतीजा ये निकला कि कुछ दिन बाद हनीफा ने कैसरा को उठा लिया एमयू कॉलेज के बाहर से, और भी उसमें लोग शरीक थे उसके असिस्टेंस के लिए, वो नामवर लोग थे। उसी में ही उस वक्त तक जो है वो हमायूं गुजर वगैरह जो हैं उनका हो गया दोस्ती, नाजी भाट, हमायूं गुजर वगैरह, ये भी गैंग अप कर चुके थे उस वक्त तक हनीफा के साथ। तो उसको लेके हनीफा ने कोशिश की कि बिल्ला को ट्रैप किया जाए और वहां पे ले गया, फोन कॉल करवाई कैसरा से बिल्ला ट्रका वाले को बाहर बुलाने के लिए, लेकिन बिल्ला बहुत समझदार जीरक आदमी था, वो बाहर नहीं आया। और फिर कैसरा को पुलिस के हवाले कर दिया कि आप इसमें दो रिपोर्ट्स हैं, एक तो उसने मार के हवाले किया, दूसरा ये कि नहीं जिंदा हवाले किया, और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में कैसरा को मार दिया। सो ये एक और डेंट था बिल्ला ट्रकाओं वाला के लिए, और ये एक और थोड़ी सी जो तीफी भट्ट और हनीफा की कुर्बत जो है वो ज्यादा इससे बढ़ गई। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि हनीफे का भी चूंकि मल्टीपल अटैक्स वो बिल्ले पे कर चुका था, और फिर एक दिन उसने जाके टीपू को टारगेट करने की कोशिश की। ये भी इत्तेफाक कही है कि उसकी AK-47 टीपू पे नहीं चली, उसके 3 दिन बाद उसके वालिद यानी बिल्ला ट्रक्का वाला पे उसी AK-47 का इस्तेमाल करते हुए हनीफा ने कत्ल कर दिया। और उसके बाद हनीफा यहाँ से दुबई चला गया, शफीक बाबा भी, उसका भाई भी दुबई वहां पे चला गया। अब टीवी बाट ग्रुप जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो रहा था उसी चूंकि बिल्ला ट्रक्का वाला की डेथ के बाद उस तरीके से टीपू हैंडल नहीं कर पाया, और टीपू अब इस ताक में था कि किसी तरह से हनीफा को खत्म किया जाए। तीफी भट्ट ने हनीफा के साथ पूरा राब्ता रखा, और तीफी भट्ट ग्रुप का जो पूरा जिसे आप कहते हैं होल्ड, वो हुआ लेट 90s में, जब एक और लाहौर का स्टूडेंट लीडर ताहिर प्रिंस बहुत फेमस हुआ एक वक्त में, उस पे अटेम्प्ट हुई हुई 12 रबियुल अव्वल को मलक पार्क में, और उसमें 11 लोग जो है वो मर गए, 11-12 के करीब, कोई 30-40-50 के करीब जख्मी हुए। और उसमें ताहिर प्रिंस ने तीफी भट्ट को नॉमिनेट किया उस पर्चे में, वो खुद मुद्दई बना, और तीफी भट्ट उस पर्चे में जो है वो नॉमिनेट हो गया। और उसके बाद तीफी भट्ट को भी दुबई जाना पड़ा, और अब वहां पे दुबई में और भी बहुत सारे गैंगस्टर इकट्ठे थे, तो वहां पे ये नेटवर्क जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हुआ। फिर तीफी भट्ट ने दुबई में बैठ के कंट्रोल करना शुरू किया अपने नेटवर्क को, और फिर ही नेवर लुक बैक, उसमें पूरे पंजाब में उसने अपने पंजे गाड़ लिए और नेटवर्क एक्सपेंड होता गया। उसी दौरान हनीफा ने फिर कहा जाता है कि हनीफा ही इंस्ट्रूमेंटल था टीफी भट्ट और ताहिर प्रिंस के दरमियान सुलह में। उसमें कुछ कहा जाता है कि काफी रुपया दे के जो है वो FIR वापस ली गई, और उसके बाद टीफी भट्ट नेवर लुक बैक। यहाँ तक तो हो गया मामला गैंग्स का, कि ये किस तरह जो है वो ताहिर प्रिंस पे जो हमला हुआ था उसमें नाजी भट्ट वगैरह का और हमायूं गुजर का नेटवर्क यूज हुआ था, और वो एक वक्त में कभी ट्रक्का वाले ग्रुप के लिए काम कर रहे थे, कभी तीफी ग्रुप के लिए काम कर रहे थे, कभी किसी दूसरे तीसरे ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। हाँ, ये भी कहा जाता है कि हनीफा को इसका इल्म था, और उसने कौशन ताहिर प्रिंस को पहले दे दिया था, क्योंकि दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं कोई दोस्ती थी। यहाँ पे मामला खत्म नहीं होता। तीसरी बात उसके बाद विजडम थी उसके अंदर, पॉलिटिकल विजडम भी थी। PMLN का वो एक्टिविस्ट तो था ही, उसके साथ साथ आपने देखा होगा फूड स्ट्रीट बनी ग्वाल मंडी में, तीफी भट्ट और गोगी उसके रूहे रवां थे, और जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी लाहौर की, डेप्यूटी कमिश्नर से लेके सब पुलिस ऑफिसर्स से दोस्तियां, और इवन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो PMLQ के टॉप लीडर से दोस्ती। उसके बाद तीफी भट्ट ने कराची में अपने कदम बड़े अच्छे जमाए, वहाँ MQM के सरकर्दा लीडरों से बड़ी दोस्ती और बड़े अच्छे ताल्लुकात। सो उसने अपने स्ट्रेचर को
جو ہے وہ یوز کیا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد اسے کلب میں، جیسے میں نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ دبئی میں ہی ایک کلب میں حنیفہ کی اور تیفی کی آپس میں گرما گرمی ہو گئی، گفتگو ہوئی، کیونکہ اس میں تیفی نے حنیفہ کو کہا کہ وہ چلا جائے دبئی سے بھی کہیں اور آگے، جس پہ حنیفہ نے باقاعدہ جواب بھی اسی طرح کا دیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حنیفہ بنیادی طور پہ ایک فری مین تھا، اور وہ کسی کے اثر و رسوخ میں نہیں آتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے طور پہ سروائیو کر لوں گا، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کے بعد تیفی واپس پاکستان آ گیا، اور جب وہ پاکستان آیا اس کے کچھ عرصے بعد حنیفہ پہلے کراچی سے گرفتار ہوا، اور انکاؤنٹر میں اس کو مار دیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کا بھائی شفیق بابا، اس کو بھی کراچی سے ہی گرفتار کر کے مارا گیا۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ حنیفہ کی جو ڈیتھ ہے اس میں تیفی کا بھی رول تھا، چونکہ تیفی کو اس کے کراچی کے ٹھکانوں کا پتہ تھا، تیفی کو اس کے فون نمبرز کا پتہ تھا جس سے وہ بات کرتا تھا، اور تیفی بٹ کو ہی اس پاسپورٹ کا علم تھا جس پہ وہ ٹریول کیا کرتا تھا۔ سو اب جو ان سارے معاملات کو جانتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح حنیفہ شکار ہوا، بڑے کانفیڈنٹلی واپس آیا اور پھر کراچی سے پکڑا گیا، اسی طرح ہی تیفی بٹ بھی کانفیڈنٹ تھا کہ اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، پولیٹیکل فورسز میں بھی اس کا اثر و رسوخ رہا ہے، اور یقیناً اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن حالات نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس طرح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی عام قتل نہیں ہے، اسے ایک آپ ہائی پروفائل قتل کہہ سکتے ہیں۔ انکاؤنٹر جو ہے اس کے جو طریقہ کار بیان کیا گیا وہی اسٹیریوٹائپ ہے، اس میں یقیناً ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ اب یہ جو گینگ وار تھی بلا ٹرکاں والا گروپ اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان، یہ سرد پڑ جائے گی، اور یقیناً اب یہ کچھ ڈیسپریڈوز کی سرپرستی نہیں کریں گے، یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی سرپرستی نہیں کریں گے، اور اب یقیناً یہ خاندانی دشمنی کا خاتمہ کم از کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو یہ ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری تھی جس میں کچھ کی کیریکٹرز جن کی وجہ سے کسی ایک کا قد پہلے بڑھا، کسی ایک کا قد بعد میں بڑھا، کوئی پہلے بڑھا تھا کوئی بعد میں بڑا ہوا، لیکن گینگز بہرحال اپنی جگہ پہ موجود تھے، اور اس طرح اب اس گینگ وار کا خاتمہ قریب ہے، اور آج ہی دوبارہ سی ایم پنجاب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اب نو مور گینگ وارز ان پنجاب۔ تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بچے کچھ کرمنلز ہیں ان کو بھی سی سی ڈی اسی طرح کے جعلی پولیس مقابلوں میں پار کر دے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلا پروگرام یقیناً اب میں اپنی روٹین پہ جسے کہتے ہیں پالیٹکس، انٹرنیشنل ایشوز اور دوسرے معاملات ان پہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔